अरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल न्यूट्रल सोच के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले मैं दो चीज़ें बोलूँगा आपसे। दोस्तों, मैंने हमारे चैनल न्यूट्रल सोच के लिए टारगेट रखा है कि 100 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हों। अभी 88 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। फटाफट 100 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं दोस्तों, हम सभी को मिल के, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और आगे की सारी वीडियो आती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, कितने एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वो हमें इस वीडियो में देखना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी के होंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप साफ साफ। जनरल कैटेगरी के जो भी हमारे भाई बहन जनरल कैटेगरी के हैं, उनकी जो एज होगी वो होगी दोस्तों 18 से 30 के बीच में। 18 तो दोस्तों सभी के लिए मिनिमम एज होगी। इसमें दो एज होती है दोस्तों, अपर एज और लोअर एज। मतलब मिनिमम एज भी तो होती है कि आप फॉर्म भरने के लायक हो जाओ, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओ। और मैक्सिमम एज भी होती है जहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 18 से 30 के बीच में अगर उनकी एज है, अगर वो 18 साल के भी है, 30 साल के भी हैं जनरल कैटेगरी वाले, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारी जो कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी, देखते हैं किसमें कितनी छूट मिली है। ये होगी दोस्तों हमारी। अब ये देखिए, हमारा एस सी एस टी के जो कैंडिडेट होंगे दोस्तों, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि वो 35 साल अगर उनकी एज होगी तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के जो कैंडिडेट है दोस्तों, उनको सिर्फ 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया ओबीसी के कैंडिडेट को, सिर्फ 3 साल का। यानी कि वो 33 तक के होंगे तो वो फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो दोस्तों पूरी लास्ट तक देखनी है। जो दोस्तों एक्स सर्विस मैन होंगे, उनके लिए दोस्तों उन्होंने थोड़ी सी क्राइटेरिया रखा हुआ। अगर आप में से कोई भी अगर एक्स सर्विस मैन है, मुझे बता दीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक्स सर्विस मैन के लिए क्या एज होनी चाहिए। मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। जिन भी ये जिस भी ये देखिए दोस्तों, जो भी हमारे भाई बहन है जिन्होंने 6 महीने कम से कम, जिन्होंने 6 महीने सर्विस करी है, उनके लिए दोस्तों 3 साल की छूट दे रखी है। अगर वो जनरल कैटेगरी में है या फिर ईडब्ल्यूएससी कैटेगरी में। अगर वो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में है तो उनको 6 साल का छूट दे रखा है। और अगर वो एस सी एस टी कैटेगरी में है तो उन्हें 8 साल का छूट दे रखा है। तो ये जो दोस्तों 6 साल का, 8 साल का और 3 साल का जो छूट दे रखा है, ये आप तब निकालोगे जब अभी जितनी एज होगी आपकी वो, और जितना साल आपने सर्विस करा उसमें से उसको माइनस करोगे, उसके बाद ये आपको मिलेगा। अगर कोई एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं डिटेल में इसकी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। अब नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों, इसमें देखते हैं हमारी, जो भी भाई बहन हमारे ग्रुप सी में है, ग्रुप डी में है, उन्होंने कम से कम 3 साल तक, अगर वो 3 साल तक जॉब करे हैं, चाहे वो उन्होंने ब्रेक करके करा हो, चाहे वो उन्होंने कंटिन्यूस करा हो, मिनिमम 3 साल तक अगर उन्होंने जॉब करा हुआ ग्रुप सी और ग्रुप डी में, अगर उनकी कैटेगरी जनरल है और ईडब्ल्यूएस है, तो उनको 40 साल तक फॉर्म भरने की इजाजत है। अगर वो ओबीसी एनसीएल है तो उनको 43 तक फॉर्म भरने की इजाजत है। अगर वो एस सी एस टी है तो वो 45 एज की तक फॉर्म भर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, एक और चीज है इसमें, हमारी एक नई कैटेगरी है, ये देख लीजिए आप। ये क्या है, पहले भी मेंशन ही होता था ये कैटेगरी, अब देखिए फीमेल कैंडिडेट है। फीमेल, ये स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट ऐसी है जिनका तलाक हो चुका है, जो विधवा है, या फिर वो कोर्ट के द्वारा अपने हस्बैंड से सेपरेटेड है, यानी कि वाइफ और हस्बैंड दोनों सेपरेटेड है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। इन तीन कंडीशन में अगर कोई लेडीज है, कोई फीमेल है, उनको, ये मैरिड होंगी दोस्तों ऑफ कोर्स, अगर वो जनरल और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में तो 35 साल तक फॉर्म भर सकती है। ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 35 ईयर तक फॉर्म भर सकती है। और अगर वो महिला ओबीसी एनसीएल की है तो वो 30 एज तक फॉर्म भर सकती है। ये ये सातवां कैटेगरी जो है दोस्तों, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अपेरेंटिसेस, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर व्हिच द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज आईटीआई कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अपेरेंटिसशिप्स, अपेरेंटिस अपेरेंटिसशिप है ये दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो है ये है आपका अपेरेंटिसशिप।
इसके बहुत कम कैटेगरी के हमारे आप लोग होंगे, इनमें बहुत कम लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई आप लोगों में से इस कैटेगरी में है, तो मुझे बता दीजिए, इसमें मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। इन कैटेगरी पे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप में से कोई है, क्योंकि इसमें बहुत कम कैटेगरी के लोग होते हैं इस कैटेगरी में। अब देख अगले अगले वाले पे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है कि डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली आपकी कितनी होनी चाहिए। आपका असिस्टेंट लोको पायलट की फॉर्म भरने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। मैं जूम करता हूँ दोस्तों, एग्जैक्टली डेट कितना होना चाहिए, देखिए मैं बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर, ये ध्यान रखना दोस्तों, ओबीसी में रिजर्वेशन उनको मिलता है जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ आरआरबी ने कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी सीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में नहीं होनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी दोस्तों 95 2 जुलाई 95 से पहले होना चाहिए, या फिर 2 जुलाई 95 होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ओबीसी में दोस्तों कितनी होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, 2 जुलाई 1992 होनी चाहिए। एससी एसटी में कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 2 जुलाई 1990 होनी चाहिए। ओके दोस्तों, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ था। और अब आते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का। लोअर लिमिट कितनी रखी इन्होंने, 1/7/2007, 1 जुलाई 2007, यानी कि 1 जुलाई 2007 के बाद अगर आपका बर्थ डेट है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इन शॉर्ट दोस्तों ये है कि आपका, अगर आप अपनी कैटेगरी देख लीजिए, उसमें से आप क्या करेंगे, अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और उसके बाद लोअर जो डेट ऑफ बर्थ की कैटेगरी होगी वो सबके लिए कॉमन है, ये है। ओके दोस्तों, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। उसके हिसाब से आपका पता लग जाएगा कि आप फॉर्म भरने के लायक हैं कि नहीं है। ओके दोस्तों, तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप ओबीसी के हैं तो देखिए यहाँ पे ओबीसी का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये यानी कि ये और ये। अगर ओबीसी, ये ओबीसी के कैंडिडेट के लिए बता रहा, अगर ओबीसी के कैंडिडेट है इनका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सिंपल। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ इस और इसके बीच में होना चाहिए, सिंपल। और अगर आप एससी एसटी के कैटेगरी में हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, इसके और इसके बीच में होना चाहिए, सिंपल। और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी दे रखी है कि ये वाला, ये मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी वीडियो 8 मिनट की हो चुकी है, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये वाला, कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हुआ दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके होंगे, जो भी फॉर्म आप भरोगे ऑनलाइन असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा दोस्तों। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे नोट में लिख दिया है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता है। मतलब अगर मान लो रजिस्ट्रेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ और है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों, इसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा दोस्तों हर जगह कॉमन होना चाहिए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें, और जब आप फॉर्म भरोगे उसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना। Thank you so much दोस्तों for watching the video. Share the channel, like the video, and if you have any kind of doubt, आपको किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और जो मैंने टारगेट बताया दोस्तों आपको कि 100 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं हम सभी को मिलके, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वंस अगेन।